हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित होने वाले सॉल्यूशन जो बीपीएससी का सॉल्यूशन है उसके अंतर्गत हम विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत रसायन विज्ञान के जितने भी प्रश्न पिछले 28 वर्षों में अर्थात 1992 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे के सारे जो हैं पूरा डिटेल में कवरेज किया गया है। तो एग्ज़ाम का डेट भी आपको मालूम चला गया कि एग्ज़ाम का डेट अब जो है वो 23 जनवरी को है, अर्थात 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 23 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। सो उसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन को एक नया जो दिशा होता है वो दीजिए और क्वेश्चंस प्रीवियस इसका क्वेश्चंस आपके इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। जब तक कि आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा नहीं दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तत्वों को अगर हम डिवाइड करें तो तत्वों को 3 सेक्टर में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु ऑप्शन ए में है, अधातु ऑप्शन बी में है, उपधातु ऑप्शन डी में है, यानी गैस तत्व नहीं है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ बोला गया है, यहाँ देखिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में जैसे कि धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फीन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला का आंसर आपने देखा कि कौन सा एक तत्व नहीं है, तो गैस एक तत्व नहीं है। कुछ ऐसे गैस हैं जिनको अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है और ये सारे एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे के सारे जो गैस हैं उसको किस श्रेणी में रखा गया है, अधातु श्रेणी में रखा गया है तो गैस लेकिन इनको अधातु के श्रेणी में रखा गया, राइट। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। देखिए एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवोजियर, राइट। और यह भी प्रश्न 65th बीपीएससी में पूछा हुआ है। आपको दिखा देता हूँ, हेयर यू कैन सी 65th बीपीएससी 2019 में हुआ था और उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसका मास संख्या क्या होगा, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो देखिए बहुत ये वाला जो प्रश्न है ना बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। आपसे कभी प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या इसी में से घुमा फिरा के पूछते रहता है और यह प्रश्न 65th बीपीएससी में पूछा हुआ है। मास संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, आपका मास संख्या आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, राइट। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या 18 है, न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, तो आपका मास संख्या क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यही प्रश्न में पूछा हुआ है। हेयर यू कैन सी द सॉल्यूशंस। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर इक्वल टू आप कर सकते हैं 10 + 20 बराबर 38, राइट। अगला प्रश्न है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, ठीक है, के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ देखिए आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम का द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 242 और यहाँ आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भी दिया हुआ है। द्रव्यमान संख्या 242 है और प्रोटॉन की संख्या 94 है। तो अब आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में से अर्थात 242 में से माइनस कर देंगे
94 को, अर्थात किसको माइनस कर देंगे, परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे, तब जो आपको बचेगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या बचेगा। सो हम मास संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो मास संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा तो 148 बचेगा, और ये 148 आपको हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। और ये 66 बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। तो 65वीं और 66वीं, देखिए ट्रेंड फॉलो कीजिए, दोनों में इस तरह के प्रश्न पूछे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न कहता है फैराडे स्थिरांक क्या है। तो फैराडे स्थिरांक आपको मालूम है कि फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और यह 96,485 जूल बटे मोल होता है। तो यानी फैराडे स्थिरांक क्या होता है, एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह क्या कहलाता है। आपको बताना है कि मानव के पसीने के माध्यम से कौन सा तत्व उत्सर्जित होता है। तो देखिए यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, पसीना मुख्य रूप से क्या होता है, पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। तो पसीने में मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता ये सारे दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या बोला जाता है, कॉपर सल्फेट बोला जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट और इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तो ये सूत्र भी याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु क्या है, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम सबसे भारी धातु है, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। यहां पर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, अग्र लिखित प्रश्न में भारी का तत्व घनत्व से है, उपयुक्त विकल्पों में प्लेटिनियम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है जिसका घनत्व 21.4 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर प्लेटिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कैसे बनता है, दो या दो से अधिक धातुओं को अगर आप मिश्रण करेंगे तो उसको हम मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाता है। सो लोहा के साथ कार्बन और निकेल क्रोमियम, लोहा के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में अगर मिलाइएगा तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो कि बहुत कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपका जो हो जाएगा आंसर वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोहा के साथ हम क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, निकेल मिलाते हैं और क्रोमियम भी मिलाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, टूटी ही हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, जिप्सम होते हैं। जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। इसको गर्म करने पर जल अणुओं का त्याग करते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसका फार्मूला भी पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 18 में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो अभी जस्ट आपने देखा CaSO4 का होल 2H2O इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है।
तो एक हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होता है एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान जो 7 है, यहाँ पहला है शुद्ध पानी। तो शुद्ध जल उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल को क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है। और उदासीन का पीएच वैल्यू होता है 7। तो शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू 7 हो गया और उदासीन विलयन का भी पीएच वैल्यू 7 हो गया, यानी एक से ज़्यादा आंसर है। तो आप जब ई ऑप्शन देखिएगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला, यानी शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। अगला प्रश्न फिर पीएच वैल्यू से, पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी पानी का पीएच मान क्या होता है? जैसा कि आपको मालूम है पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। फिर एक पीएच से एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा? एक कैलकुलेशन बेसिस है, यहाँ आप दे सकते हैं। यह एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है, तो पीएच में परिवर्तन यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशंस आपको है। तो इसका जो सांद्रता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक लाल द्रव्य है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ब्रोमीन क्या है? एक लाल द्रव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गैस बिल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने के लिए काम किया जाता है। एसिटिलीन बिल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जो परत होती है वो जस्ता का होता है ताकि उसको जंग से सुरक्षित रखा जा सके। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जो परत होता है वो किसका होता है? जस्ता का होता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते अर्थात जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होता है? सल्फोनेट होता है। डिटर्जेंट अदरक तथा अदरकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करता है। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एलिकल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जैसा कि आपको मालूम है सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो एसिटिक अम्ल होता है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो अभी जस्ट आपने देखा कि सिरके में क्या उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। फार्मूला अभी जस्ट आपने देखा था CH3COOH। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या कहलाता है? तो कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहलाता है? कार के बैटरी में जो अम्ल प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या होता है? तो सोडा जो वाटर होता है, सोडा वाटर की बोतल में आप खोलिएगा तो उसमें से एक गैस निकलता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, राइट। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो उच्च दाब पर सोडा की बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। अगला प्रश्न है, खनिज मिनरल क्या है?
तो खनिज मिनरल क्या होता है? एक अकार्बनिक ठोस होता है। ठीक है, खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस है जिसकी रासायनिक संरचना रवकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक एक बम, यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिए, 9 अगस्त 1945 को इस बम को भी याद रखिएगा। फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। 2 बम गिराया था, एक हिरोशिमा पर गिरा था और एक नागासाकी। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा वाले बम को नाम था लिटिल बॉय और वहीं नागासाकी वाला बम को नाम था 3 दिन बाद, यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसको लिटिल बॉय कहते हैं और नागासाकी पर जो बम गिरा था उसको फैटमैन कहते हैं। और नागासाकी में जो विस्फोटक का यूज होता वो था प्लूटोनियम। वहीं अगर आपसे पूछे कि हिरोशिमा वाला बम जो था अर्थात लिटिल बॉय था उसमें कौन सा विस्फोटक यूज हुआ था, तो उसमें यूज हुआ था यूरेनियम का। तो पहले यूरेनियम का यूज किया अमेरिका ने जापान पर, फिर उसके बाद प्लूटोनियम का यूज किया। ठीक है, और बम का नाम रखा फैटमैन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु जो होता है वो प्राकृतिक तत्व, ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। यहां दिया हुआ है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन। तो इस तरह से इसकी क्रियाशीलता के अनुसार इसको घटते हुए क्रम में दिखाया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी वाले जो प्रश्न हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको 67 यूपीएससी का प्लेलिस्ट जो बना हुआ है उसमें आपको वो मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके बायोलॉजी और फिजिक्स वाले प्रश्नों को भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम आज रसायन वाले प्रश्नों को पूरा कवर कर देते हैं तो आपका साइंस सेक्शन पूरा कवर हो जाता है। यानी प्रीवियस वर्ष के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है साइंस सेक्शन से, वो सारे प्रश्न आपको अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली गैस का नाम होता है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड अर्थात Ki की संरचना एक भौतिक गुणों में खाद्य लवण अर्थात टेबल साल्ट के समान होता है। राइट। अगला प्रश्न है, खाने का नमक अर्थात NaCl। जैसा कि आपको मालूम है खाने का नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। किससे बनता है? तो खाने का नमक जो होता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या होता है? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। संसार में जितने भी जैव पदार्थ होते हैं उनके कार्बनिक यौगिकों से बना होता है और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो किरोसिन में अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है? किरोसिन में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है और इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर ये आपको मालूम होगा आइसोप्रीन का बहुलक है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और यह प्रश्न 65 बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है बीपीएससी का। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। किसका है? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकेलाइट जो है फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड, राइट। बैकेलाइट किसके संघनन से बनेगा? फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या होगा? बसा है। ट्राइग्लिसराइड एक क्या है? बसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले बसा होता है और हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। जो ऊर्जा अप्रयुक्त होता है उसको किस में परिवर्तित कर देता है? ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। और ट्राइग्लिसराइड बसा कोशिकाओं में संचित होता है। किस में संचित होता है? फैट सेल में संचित होता है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रकार का बसा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है। तो कौन से फिल्टर पेपर का प्रयोग? फिल्टर पेपर में क्या प्रयोग होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहा है? घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? जो आपका एलपीजी सिलेंडर होता है ना, एलपीजी आपने सिलेंडर देखा होगा, तो इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गैस पाया जाता है। तो एलपीजी सिलेंडर में घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है और इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। मुख्यतः क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। तो यानी प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होता है? प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। तो एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे, और वो गंधयुक्त पदार्थ क्या होता है? मरकप्टेन होता है। जब देखिए गैस होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, लेकिन उसमें से आप जब गैस का रिसाव होगा तो गैस का रिसाव होता है तो आप उसमें देखते होंगे कि थोड़ा सा कुछ गंध आता है, बहुत तीखा गंध आता है। और वो गंध किसके कारण आता है? मरकप्टेन के कारण आता है। किसके कारण आता है? मरकप्टेन के कारण आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों के द्वारा उत्सर्जित उसमें अभिव्यक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती है, इसमें प्रमुखतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये सभी पाए जाते हैं। तो यानी एक से अधिक ऑप्शन जब भी हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41 है फिर ग्रीन हाउस गैस से। तो जैसा कि अभी जस्ट आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैसों में क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, मीथेन भी पाया जाता है ना। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 42 है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? बहुत फेवरेट प्रश्न है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 क्या कर रहा है? साबुन ग्रीज को हटाता है। अब साबुन ग्रीज को कैसे हटाता है? तो साबुन ग्रीज को पाइसीकरण मेथड से हटाता है। किस मेथड से हटाता है? पाइसीकरण मेथड से हटाता है। तो पाइसीकरण क्या होता है? सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाली यौगिक होते हैं। उदाहरण के स्वरूप साबुन अर्थात सोडियम और पोटेशियम के बसीय लवण, राइट। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में पदार्थ 1 पदार्थ दिया हुआ है और उस पदार्थ का उपयोग दिया हुआ है। तो एस्पार्टेम का उपयोग किसके लिए होता है? तो एस्पार्टेम का उपयोग जो होता है कृत्रिम मधुरक होता है। क्या होता है? कृत्रिम मधुरक होता है। तो कृत्रिम मधुरक यहाँ देखिएगा एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयान, तो फ्रेयान का प्रयोग जैसा कि आपको मालूम है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फ्रेयान का प्रयोग प्रशीतक के रूप में। नियोप्रीन का प्रयोग जो होता है वो संश्लेषित रबर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच गया आपको बेनाड्रिल। तो बेनाड्रिल क्या है? प्रतिहिस्टेमीन है। तो आपका जो आंसर बचा ऑप्शन डी जो हो जाएगा उसका 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप मिलाते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन सी आता है, यानी ए का 3, बी का 4,
सी का 1 और डी का 2। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, एस्पार्टिम कृत्रिम मधुकरक, फ्रेयान प्रशीतक, नियोप्रिन संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर फिर से पूछे तो आप बना सकें। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होता है। H2SO4 कहने का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होता है। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जो होती है वो कैसे होती है? आपका ऑप्शन है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला से या लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा। तो इस प्रदूषकों का उत्सर्जन जो होता है वो कारखाना से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है। तो इस तरीके से आप, चूंकि इसमें ऑप्शन ई नहीं है तो इसलिए इसको स्टार मार्क लगाया गया है। तो पेट्रोल से भी होता है, कारखाना से भी होता है, ये कोयला का जलाने से भी होता है ना। तो ये सारों से अम्ल वर्षा होती है, तो इसीलिए आप इसको क्या है, डुबियस प्रश्न बोला गया है, अर्थात विवादास्पद प्रश्न 47 बीपीएससी में पूछा हुआ है यह। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? शुष्क ड्राई जो आइस होता है वह क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो अभी जस्ट आपने देखा शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फिर से शुष्क बर्फ से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ पूछा जाता है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जो है ना बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार प्रीवियस इसको क्वेश्चन, सारे विषयों का प्रीवियस इसको क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 50 है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? तो चूने का पानी जो दुधिया होता है वो CO2 के द्वारा होता है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्ट होता है। तो जैसा कि आपने पीछे बनाया सेम तरह का प्रश्न कि कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्ट क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पीछे भी आपने सेम क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो जैसा कि आपको मालूम है हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन का अप्रूप होता है, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों में कार्बन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो सबसे सख्त क्या होता है? हीरा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण अर्थात जो उसको कंजर्व करके रखते हैं खाने के पदार्थों को, उसमें कौन से पदार्थ मिलाया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। 55 है, पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु किसका मिश्रण होता है? पारद युक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पारद युक्त मिश्र धातु का। क्वेश्चन नंबर 56 है, खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है? तो खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली, खाना बनाने के लिए मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा और कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न धातुओं में से सामान्य ताप पर, ठीक है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो निम्न धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव कौन होता है? पारा। पारा जो है सामान्य ताप पर क्या होता है? द्रव होता है और इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है, अर्थात ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो यह होता है अमोनिया और हाइड्रोलिक एसिड का। किसका होता है? अमोनिया और हाइड्रोलिक एसिड का धुआं होता है।
पीतल के बर्तन को कलाई करते समय, यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू का खट्टा होना किसके कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि वाहनों से कोई एक गैस तो निकलता नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। चूंकि इसमें ऑप्शन ई नहीं था तो इसलिए इस क्वेश्चन को सही आंसर लगाना बड़ा मुश्किल है। तो अप्रोप्रिएट अगर देखेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है उस समय डिलीट किया गया था, दैट्स वाई इसका स्टार मार्क दिया हुआ है, राइट। सो वाहनों से निकलने वाली गैसों अगर पूछता है आपसे, अगर अब आपसे बीपीएससी पूछ रहा है और ये सारे ऑप्शन रहते हैं और ये ऑप्शन भी रहता है तो आपका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। ये सारे गैसें गाड़ियों से अर्थात वाहनों से निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अगला है 62, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अब स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए आप क्या बढ़ा सकते हैं? तो इस्पात के यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। सबसे पहले इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर के उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगठता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाएंगे इस्पात उतना ही कठोर हो जाएगा। तो यानी कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगा? कठोरता प्रदान करने के लिए हम स्टील में क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, यानी पहली बार रेडियम जो है कौन से खनिज से प्राप्त किया गया था? तो ये आपने पढ़ा होगा 9th में और इवन 8th क्लास में पढ़ा होगा कि पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिंच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, राइट। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। और क्यूरी दंपति थी, उन्होंने रेडियम की प्राप्ति के लिए पिंच ब्लेड का ही शोधन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तालाब में यहाँ देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको समझ में आएगा, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? क्योंकि तालाब के जल जो होता है, जल शुद्धिकरण में Cl2 अर्थात क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन की अधिकता के कारण ही शरीर की त्वचा को जलन महसूस होता है, यानी जल जाता है। अगर क्या होता है कि पानी को क्लीन करने के क्लोरीन मिलाया जाता है और क्लोरीन की अधिकता के कारण जब आप तालाब में जाएंगे तो वो क्या होगा? त्वचा जल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन की अधिकता के कारण अर्थात क्लोरीन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 65 क्या कह रहा है? 65 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाइएगा तो उसका जो निष्कर्षण होगा वो क्या हो जाएगा? जल होगा, यानी H2O, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H2O यानी पानी। 47 बीपीएससी में यह पूछा हुआ है। ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी का ही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, सोने को घोला जाता है। अब सोने को किस में घोला जाता है? देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा, थोड़ा सा डुबियस प्रश्न है। सोने को एक्वा रजिया में घोला जाता है। अब एक्वा रजिया में घोला जाता है, एक्वा रजिया सांद्र नाइट्रिक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1.3 मिश्रण होता है। तो नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ देखिएगा आपका आंसर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दिया हुआ है और नाइट्रिक एसिड भी दिया हुआ है। तो चूंकि ऑप्शन ई नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टार मार्क यानी डुबियस हो जाएगा। अगर ऑप्शन ई रहता तो ई में चला जाता, एक से अधिक हो जाता, राइट। तो सोने को किस में घोला जाता है? एक्वा रजिया। और एक्वा रजिया किसका मिश्रण होता है? नाइट्रिक और हाइड्रोलिक अम्ल का मिश्रण होता है। नाइट्रिक और हाइड्रोलिक अम्ल का अगर रेशियो देखेगा तो 1:3 होता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि कांच की जो सिलिकॉन जो होता है ना, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह रिएक्शन करता है, दैट्स वाई इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। आपका आंसर हो जाएगा डी। डिस्क्रिप्शन देखिए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है क्योंकि H2F अधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। तो ये एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है। तो जैसा कि मालूम है कि तांबा को अगर
हवा में बहुत अधिकता के में रखिएगा तो वो क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाता है। बहुत देर तक हवा में रहता है तांबा, अगर एक्सपोज होता है तो उसमें क्या होता है, हरे रंग का परत चढ़ जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु ऊपर से हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है और इसे पटीना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटीना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। अब विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, बेसिकली विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो एस्टर होता है। यहाँ देखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग हम विस्फोटक की तरह करते हैं, राइट। अब हम 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों। अब नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि यह एलपीजी द्वारा ही चोक हो जाता है। क्या हो जाता है, एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। एलपीजी में अधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, अतः इसीलिए दाब मापक नहीं लगाया जाता है। प्रेशर गेज की बात कर रहा है। 71 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से 71 है, निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो आपको मालूम है लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। किससे, हेमाटाइट से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो विरंजक चूर्ण के लिए देखिएगा, विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस प्रदान करती है। तो अतः अब आपको देखेंगे, यानी हल्के पीले रंग होता है, ऑक्सीकारक होता है और तनु अम्ल होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है, विरंजक चूर्ण से रिलेटेड, यानी जल के अधिक विलेय होता है, जल में अधिक विलेय जो होता है यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या होता है, तो पीतल का घनत्व जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8300 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, राइट। चलिए, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भाग पीतल्स इक्वल टू 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा, और इसके बाद जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आपका जाएगा 8300 kg मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेनलेस स्टील से है। स्टेनलेस स्टील से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मालूम है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील यहाँ देखिएगा आपके ऑप्शन में आयरन का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, कार्बन का, इस सारे का मिश्र धातु है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है 63 बीपीएससी में पूछा हुआ है। फिर अगेन क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील से, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, चूंकि यहाँ 4 ही ऑप्शन है तो इसलिए लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए को क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो ऋणात्मक आवेश आपको मालूम है बीटा किरण में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, और अल्फा धनावेशित होता है, वही बीटा क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और गामा क्या होता है, उदासीन होता है। यह मालूम है आपको, बेसिक सा क्वेश्चन है। 78 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए जो होता है वो क्या होता है, 2882। क्या होता है, 2882, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो आबंध क्रम बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत होता है। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 होता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर आपको मालूम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 + 2 यानी 4, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने कहा था कि मास वाला और न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है, और स्टेनलेस स्टील वाला, तो ये 2 क्वेश्चन को हमेशा पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कर रहा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का जो आकार होता है वो अष्टफलकीय होता है। क्या होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार जो होता है वो अष्टफलकीय होता है।
क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसके यौगिक का जो सूत्र होगा XH4 होगा। क्या होगा? XH4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3, यानी 12 और 3। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6 और इसमें 6 कार्बन के परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु बंध एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटतम कार्बन परमाणु से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है और इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। राइट, चलिए 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 84 कर रहा है, भारी पानी वह पानी होता है। अब भारी पानी कौन सा पानी होता है? तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, तो वही क्या कहलाता है? भारी पानी। और भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 क्या कह रहा है? आइए 85 देखिएगा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें, अब किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? तो परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, दूध उदाहरण होता है। तो दूध किसी का उदाहरण है? आपको मालूम है, दूध इमल्सन जो होता है एक कोलाइड होता है और दूध जो होता है क्या होता है? फेस क्रीम द्रव इमल्सन का उदाहरण है, यानी लिक्विड इमल्सन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो फर्मेंटेशन जब करता है तो उसका आखिरी जो उत्पाद होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। तो फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। यहाँ दिया हुआ है पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित फर्मेंटेशन कहलाता है। और अंगूर एवं अन्य फसलों की रसों को ईस्ट यानी खमीर जिसमें कि उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अर्थात फर्मेंटेशन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों का निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। राइट, यहाँ फॉर्मूला देखिएगा, C12H22O11 प्लस H2O, इसको इन्वर्टेज करते हैं और उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्राप्ति होता है। वहाँ से फिर यहाँ देखिएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमीज उपस्थिति के कारण इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके बाद यहाँ से देखिएगा इथाइल अल्कोहल का आपका फॉर्मूला निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम हमने देखा था? जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। अपने अभी जस्ट ऊपर देखा था हमने। क्वेश्चन नंबर 89 है, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से आपने देखा, जस्ट अभी देखा, इथाइल अल्कोहल। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत जरूरी है, इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। और ऊपर आपने देखा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता था? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसको रट लीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व होते हैं। तो यूरिया में उपस्थित होता है क्या क्या होता है? यूरिया में उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CHNO, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, अपमार्जक क्या होता है? यानी डिटर्जेंट क्या है? तो आपको बताना है कि डिटर्जेंट क्या है। डिटर्जेंट साबुन है, औषधि है या क्या है? राइट, तो डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है शोधन अभिकर्ता होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? शोधन अभिकर्ता। यानी आपका जो अभी ऑप्शन देखिएगा, देखिए डिटर्जेंट यहाँ दिया हुआ है, क्या उत्प्रेरक है? नहीं, शोधन अभिकर्ता है। हाँ, तो सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन और अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिन साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह एक बेसिकली अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होते हैं? तो साबुन बनाने के लिए हम वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। साबुन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में कौन सा धातु होता है? देखिएगा, तांबा और जस्ता पीतल में होता है। तांबा और जस्ता होता है। पीतल में कॉपर और जिंक धातुएं होता है, यानी पीतल जो है किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। 95 देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो इसका सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक होता है। क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों उत्सर्जित करता है, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह होता है। तो हवा में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मालूम होता है आपको? नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन की प्रतिशतता होता है 78.09% हवा में होता है, जो सबसे अधिक होता है। वायु है एक, वायु किसका मिश्रण है? अब यहाँ क्वेश्चन का आप देखिएगा डिटेल में, वायु किसका मिश्रण है? यहाँ नाइट्रोजन देखिएगा 78.09%, ऑक्सीजन वही 20.95% यानी लगभग 21%, आर्गन उसके बाद होता है 0.93% और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर आता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों गैसों को रट लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन उलट पुलट के भी पूछ देता है बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है। बार बार देखते होंगे म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा मच्छर भगाए जाने वाले गैस छोड़ा जाता है, उसमें होता है बेसिकली एलिथ्रीन। क्या होता है? एलिथ्रीन। आपको मालूम होना चाहिए मच्छर भगाने वाले दवाओं में बेसिकली क्या होता है? एलिथ्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक अर्थात साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता है, और इसका मुख्य कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कर रहा है? 101 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, हास्य गैस क्या है? यानी लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस आपको बचपन से याद है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? हास्य गैस होता है, और इसके सूंघने पर हंसी आती है, और डॉक्टर इसका प्रयोग क्या करते हैं? एनेस्थीसिया के रूप में भी करते हैं। एनेस्थीसिया समझते हैं, बेहोश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? अभी जस्ट आपने देखा था, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस भी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 103 है ये रसायन सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी अब तक के जो टोटल क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था रसायन सेक्शन से वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो 103 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर किसके कारण से होता है? आपको मालूम है पराबैंगनी किरणें के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 यहाँ पर देखिएगा, ए का 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अभी और मिलाना है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, यानी सी का चौथा हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब बचा हुआ ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, तो ये चीज़ आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आपके जो रसायन सेक्शन के सेक्शन थे वो समाप्त हो गए। तो इस तरीके से साइंस के टोटल क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए या केमिस्ट्री ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको अपलोड हो गए हैं। 67th बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये सारे के सारे वीडियो। आप इसे देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और देखिए बेसिकली ये उनको ज़्यादा फायदा करने वाला है जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। जिनके पास बुक अवेलेबल है वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट में से वो बुक परचेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी प्रदान की गई है। अगर आपको और चाहिए कि सर हमें पॉलिटी का क्वेश्चन भी अपलोड कर दीजिए, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के अपना सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी अपलोड कर दूंगा और बचे हुए सेक्शंस को भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपका फीडबैक जरूरी है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी इसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। देन वी विल फोकस टू द अदर सेक्शंस, राइट। तो हेयर विद दिस हम फिनिश करते हैं इस सेक्शन को, और आप रिवाइज कीजिए, 23 जनवरी की एग्जाम की तैयारी कीजिए। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।